नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको बेसब्री से राजीव नारायण जी की भविष्यवाणी का इंतजार रहता है। पिछले संडे को बीमार थे, कर नहीं पाए थे, तो पूरे दुनिया भर से लोगों ने मुझसे पूछा कि राजीव जी आज कहाँ रह गए। मैं हर बार की तरह फिर बता दूं कि मेरा ज्योतिष में यकीन है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूं। अगर आपका यकीन हो तो ये प्रोग्राम देखिए, वरना बिल्कुल मत देखिए। राजीव जी पेशे से बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। उसके बाद अध्यात्म की दुनिया में है, ज्योतिष में आ गए और पूरी दुनिया में दीवानगी है। अब मैं केजरीवाल जी का जब इंटरव्यू करने गया, पूरी टीम उनके साथ थी। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशीष, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जी। केजरीवाल जी ने आते पूछा कि राजीव जी के क्या हाल चाल है, कहाँ है वो। तो देश के जितने नेता हैं वो राजीव जी के बड़े दीवाने हैं। इस बार मैंने पूछा कि दिल्ली की राजनीति क्या कहती है, दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की या आम आदमी पार्टी की। और राजीव जी ने इस शो में ज्योतिष के आधार पर बताया है कि दिल्ली में कौन हुकूमत करने जा रहा है। प्रियंका गांधी का जन्मदिन है आज। प्रियंका गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रियंका गांधी का भविष्य कैसा रहेगा, ये भी मैंने आज के प्रोग्राम में उनसे पूछा है। बहुत शानदार प्रोग्राम है, मुझको यकीन है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बड़ी मेहनत से चल रहे 4 PM म्यूजिक, जिसका आप लोगो देख रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलग तरह का चैनल है वो। चलते हैं राजीव जी के पास और देखते हैं कि क्या है देश की राजनीति का हाल। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी। आप स्वस्थ होंगे, मेरे पूरी उम्मीद है। आप बीमार हो गए थे, पिछले हफ्ते शो नहीं कर पाए थे, और आपका शो नहीं होता है, दर्शक मेरी बड़ी मुसीबत करते हैं। मेरे फोन मेल आने शुरू हो जाते हैं कि राजीव जी कहाँ है, राजीव जी कहाँ है। मतलब बड़ा बेताबी से इंतजार होता है आपको। और केवल भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से संदेश आ जाते हैं कि आज राजीव जी का प्रोग्राम नहीं आया। लेकिन आप स्वस्थ रहा करिए भाई, प्रसन्नचित रहा करिए। आपके बीमारी की खबर चिंता में डाल देती है। दूसरी बात राजीव जी, मुझे बड़ा मजा आया। अरविंद केजरीवाल जी के इंटरव्यू का बातचीत हुई कि इंटरव्यू करना है, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये मैं देश में पहला प्रयोग करना चाहता हूँ। आज तक कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं हुआ था कि सारे प्रमुख नेताओं को एक जगह बिठा लो और फिर बातचीत करो, बीट से हट के बातचीत करो। वही रटे रटाए सवाल होते हैं इंटरव्यू के कि उन्होंने रोहिंग्या को वो कह दिया, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को कह दिया। वो रटे रटाए सवाल नेताओं के, रटे रटाए जवाब। तो मैंने केजरीवाल जी से अनुरोध किया कि आप सब जगह एक जगह बैठो, थोड़ा बीट से अलग हट के कुछ पर्सनल टाइप की बातें करें, थोड़ा अलग से इंटरव्यू हो। और प्लानिंग हुई। मैं बड़ा खुश हुआ कि देश में पहली बार हो रहा है। किसी पार्टी के में कभी ये प्रयोग नहीं किया गया था कि सारे नेता एक जगह आ जाए। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जैसे ही टीम के साथ आए, मेरे को हाथ बुलाया, पूछा कैसा चल रहा है चैनल। और उसके बाद अगला सवाल ये था कि राजीव नारायण जी की क्या हाल है। राजीव जी ने जरूर पूछा कि दिल्ली के चुनाव क्या है। और मुझे उनकी पत्नी ने भी पहले बताया था कि केजरीवाल जी आपका शो सुबह ही सुबह जरूर देखते हैं। केजरीवाल जी क्या, देश के कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेताओं ने मुझे बताया कि भाई राजीव नारायण जी का शो हम संडे को, स्पेशली कुछ लोग तो उठते हैं, बल्कि एक दिन तो देश के जाने माने बड़े वकील हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई मेरी पत्नी सुबह से मुझे उठाती है कि राजीव जी का प्रोग्राम आ गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देश के इतने बड़े लोग आपको प्रोग्राम देखते हैं। तो केजरीवाल जी ने पूछा, भाई दिल्ली का चुनाव, हर एक के मन में कौतूहल है। दिल्ली का चुनाव चरम पर है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ये लगातार जंग जारी है। दिल्ली के चुनाव की गणित क्या कहती है, ज्योतिष शास्त्र में गणित क्या कहती है, दिल्ली का चुनाव किसकी झोली में जाएगा, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों की स्थिति आई, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत कमजोर स्थिति में है, वो औपचारिकता के लिए लड़ रही है। पक्ष में किसके है, आम आदमी पार्टी के या फिर भारतीय जनता पार्टी? जी, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दर्शकों में माफी चाहूंगा, मेरी आवाज थोड़ी सी अलग तरह से साउंड कर रही है, क्योंकि 3-4 दिन से वायरल था। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो थोड़ा उसका असर जाते आते थोड़ा जाता। राजस्थान की ट्रिप करके आया था संजय जी। आप 4 PM की वजह से हमारे फैन बने थे। बड़ी नामी ग्रामी फैमिली है बीकानेर की। उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, हमारा रेफरेंस मत दीजिए, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और उसमें बहुत सारा राजस्थानी मैंने फूड खाया है, तो हो सकता है वो एसिड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो वो इसी तरह से वो फिर आपकी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है, क्योंकि आप कुछ आपसे गलतियां होती हैं खान पान की या एरिया बदलने की। तो बीकानेर और जैसलमेर में हम लोग 5-6 दिन रह करके आए थे। और मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऊंटनी का दूध पिया, 1 ग्लास पूरा। उन्होंने हाँ होटल में अरेंज किया था। जैसलमेर में सायरा फोर्ट होटल है, 5 स्टार होटल है, सरोवर पोर्टिको के साथ में उनका टाई अप है। तो वो उस होटल में मैं रुका था, और बहुत अच्छे वहाँ के लोग शेफ, मतलब जितनी राजस्थानी स्पेशल डिशेज हो सकती हैं सब मैंने खाई थी। और बीकानेर का
पानी क्या है, मतलब हाँ, आप चाय पिएंगे तो आपको नमकीन चाय लगेगी, तो वो पानी में ही है वहां पर। तो वो, और नमकीन वहां का जो है, आप देखिए दुनिया, पूरे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में जो बीकानेर स्वीट्स, बीकानेर, ये बीकाजी राजा थे जिन्होंने ये प्लेस डेवलप किया था। जोधपुर महाराज के भाई थे वो। तो 500 आदमियों के साथ वो स्थान छोड़ करके आए थे। और वहां पर सबसे अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं अच्छी यात्रा करके आया हूं, तो लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि राजस्थान इतना खुशहाल प्रदेश कैसे है। बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे मेहमानबाजी करते हैं वहां के लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं। भोजन तो बहुत अच्छा है ही। वहाँ लोकल देवी देवताओं का बहुत जो है उसमें इम्पोर्टेंस है। तो हमने एक रामदेव जी के दर्शन किए थे, वो जैसलमेर से बीकानेर रास्ते में आते हुए। संजय जी, एक से एक बड़ा आदमी वहां पे जाता है, हेलीपैड भी वहां पर बना हुआ है, बहुत मशहूर है वो वहां उस क्षेत्र में। और एक करणी देवी माता का, जो चूहे वाला मंदिर जिसको कहते हैं, हम आप लोग वो देखते हो, वो करणी देवी माता का बीकाजी ने को आशीर्वाद मिला था करणी देवी माता की वजह से। तब जाकर को मीठा पानी मिला, वहीं उन्होंने स्थान बनाया। और नेर से राजस्थानी भाषा में कहते हैं स्थान को या जल को। तो वो जो है इस तरह से बीकानेर की स्थापना हुई थी। और एक हमने तनोट माता का मंदिर भी देखा, जहां पर पाकिस्तान ने जब 1971 के वॉर में वहां पर 500 कम से 400-500 कम से कम गोले फेंके थे। और एक भी गोला वहां पर मंदिर के प्रांगण में आज जो गिरा था वो फटा नहीं है। तो वो वहां फौज में और बीएसएफ में उस मंदिर की बहुत बहुत ज्यादा मान्यता है। तो और एक जैनियों का मंदिर मैंने देखा बीकानेर में। एक तो वहां के जो लोकल राजा माना गया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु का एक मंदिर है। एक जैनियों का मंदिर है जिसमें हजारों टन के हिसाब से उसकी फाउंडेशन में घी डाला गया था। तो उसमें वो पुजारी जी बता रहे थे कि और वो 600वीं शताब्दी का है मंदिर। और उसके बारे में ये कहा जाता कि आज सॉरी, जब गर्मी पड़ती है तो वो वहां पर ऊपर घी निकल के आ जाता है। तो इस तरह से यात्रा रही हमारी। अब मैं आता हूँ आपकी अपने ज्योतिष के विषय पर। तो मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरे को वहां पर मेरा स्वागत सत्कार किया था, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, हैं बहुत अच्छे लोग। तो अब मैं आता हूँ आपकी जो इलेक्शन अभी अनाउंस हुआ है। देखिए, एक छोटी सी अपनी पीड़ा, दुखद पीड़ा भी बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ ज्योतिष का। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे मजा आता है। इसलिए आप देखो कि अभी भी वही स्टूडेंट हूँ जैसे 20 साल का एक लड़का अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाता है। देखिए मैं हर नोट्स आपको दिखाता हूँ, ये हैंड राइटिंग नोट्स है, मतलब जिसको मैंने कल रात को बैठ के बनाया। तो ये नोट्स में बनाता हूँ। तो इस तरह से अब चाहे ज्योतिष हो या कोई भी सब्जेक्ट को मैं डिफाइन करता हूँ। तो एक पॉडकास्ट में देख रहा था, मैंने आज सोचा था कि इस पॉइंट से ही मैं शुरुआत करूंगा आपके प्रोग्राम की। तो एक पॉडकास्ट अभी किसी का रिलीज हुआ, वो वायरल हो गया, कई लाख लोग देख रहे हैं। ज्योतिषी महाराज है वो, और कोई लेडी है जिसने वो पॉडकास्ट जो बनाया, उसमें वो अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने बैंड बजा दी है उसमें। आम आदमी पार्टी की भी बैंड बजा दी उन्होंने। और सबसे ज्यादा गंदा वो ज्योतिषी अगर बोले हैं तो राहुल गांधी के लिए बोले हैं। मतलब राहुल गांधी के लिए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई इनकी कुंडली में तो ऐसा कोई राजनीतिक का कोई ऐसा योग ही नहीं है, ये तो बस अच्छे परिवार में पैदा हो गए तो इसलिए आगे, अन्यथा ये तो एक पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते। मतलब उस ज्योतिषी के विवेक पर, विजडम पर मुझे हंसी आती है कि एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को वो कह रहा है कि पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, जिसने कई लोकसभा चुनाव जीते हैं और बहुत बड़े बड़े लाखों के माध्यम से जीते हैं। दूसरी बात संजय जी, आपको पता ही है कि 292-93 एमपी हैं मोदी जी के पास। मोदी जी नेता है सत्ता पक्ष के, और वो 238 के आसपास, 238-40 करीब है आपके विपक्ष के। उसको, उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राहुल गांधी। आपको पता है संवैधानिक दृष्टि से दोनों की लेवल बराबर है, दोनों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। उस व्यक्ति के लिए वो कह रहे हैं, सज्जन, मैं चाहूंगा को मेरा प्रोग्राम देखें वो सज्जन जो ज्योतिषी जी महाराज, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं कि बेसिक ज्योतिष की चीज को क्यों आप नहीं पढ़ रहे हो और अपने क्यों एजेंडा चला रहे हो बीजेपी का, आरएसएस का। वो अपेरेंटली संजय जी आरएसएस बीजेपी के जो है पेड़ जैसे दिखाई दे रहे थे, मतलब बायस थे वो।
तो अरविंद जी की मैं हॉरोस्कोप पहले चर्चा करूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अरविंद जी की ये जो हॉरोस्कोप है, ये है आम आदमी पार्टी की हॉरोस्कोप, सॉरी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त 1968 का जन्म है। सुबह का 7 बज के लगभग 35 मिनट का, सिवानी हरियाणा का। इनकी दशा जो है शनि की शुरू हो गई है। अब शनि को देखते ही देखो संजय जी, लोग जो है ना उल जलूल बातें करने लग जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जितना भी आपका भी जन्म है, आपका तो 68 का 69 का 69 का है। आपने पिछली बार कहा था, मेरे बारे में बताएंगे आप? उधार चल रही है हाँ, मेरी। यस, मैं आपको बता दें तो आपका मुंतेस 11th भाव में है, आपका ईयर लॉर्ड भी 11th भाव में है। आपका ये साल जबरदस्त जाने वाला है, बिजनेस के दृष्टि से भी बहुत अच्छा मतलब वेल हॉरोस्कोप है। जो मैंने कांग्रेस की पिछली बार बताई थी वर्षफल, आपका भी वर्षफल बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। तो उसमें मैं अरविंद केजरीवाल को बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की शनि की महादशा शुरू हो गई है। तो शनि उनका इस समय ट्रांजिट में जो है 7th हाउस में प्लेस है और नीच का है जन्म की कुंडली। जिनका जन्म 69-70 के आसपास हुआ है, वो शनि उस दौरान मेष राशि में थे। तो मेष राशि में शनि नीच का होता है, लेकिन उसके लिए कई कंडीशन हमारी ज्योतिष में कही गई, क्योंकि साथ साथ बातचीत करते हुए मैं बता देता हूँ। टेक्निकल चीज ये है कि ग्रह अगर नीच का है भी, उसका अगर घर बहुत अच्छा है। घर कौन सा शुभ घर माने गए हैं? केंद्र, जिसको कहते हैं 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण 1, 5, 9। अगर ग्रह और इसके साथ एक कंडीशन और कही गई है, क्योंकि मुझे उस ज्योतिषी को भी समझाना है कि जो बहुत नॉलेज तो रखते हैं लेकिन वो अपनी बेसिक विजडम को खो बैठे। तो उसमें अब त्रिकोण में अगर ये कहा गया कि कोई ग्रह नीच का होता है, तो जिस ग्रह के राशि में नीच का हो रहा है, अगर वो अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो उसकी डिग्निटी बढ़ जाएगी, रिजल्ट देने की पावर बढ़ जाती है। और अच्छे घर में बैठा है तब भी पावर बढ़ जाती है। अच्छे शुभ ग्रहों की इसमें दृष्टि जा रही है तो बढ़ रही है। मतलब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर दर्शक समझ सकते हैं, मेरे अंदर कितनी भी लाख बुराइयां हों, लेकिन मेरी संगत कुछ अच्छे लोगों से हो जाए, तो मेरे भी संस्कृति, मेरे आचार विचार शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ग्रह की भी एनर्जी काम करती है, इन्फ्लुएंस होता है ना। अब तो इनका शनि जो है 9वें घर में है, प्लेस्ड है जन्म का, और बृहस्पति इसको देख रहा है। और बृहस्पति की दशा में ही देखो उनको ये IRS से लेकर के क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर रहे, तीन बार चीफ मिनिस्टर रहे। तो बृहस्पति का वो प्रभाव शनि पर है, तो वो प्रभाव तो अभी भी रहेगा। तो इसलिए जन्म है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की कुंडली भी इंडिकेट करती है कि एक रिजल्ट उनके क्या नाम है बहुत खराब नहीं आने वाले हैं। आगे उसको सपोर्टिंग एक और कुंडली चर्चा करता हूँ। तो इसमें आपको बता देता, हाँ ये जरूर है कि इस कुंडली में जब शनि 29 मार्च को, जैसे मैंने अमित शाह की और अडानी की कुंडली डिस्कस करते कहा था कि 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में जा रहा है राहु के साथ। सिंह लगन के लिए सिंह लगन के लिए मीन राशि जो है वो 8वां घर होती है, और 8वां घर होता है षड्यंत्र का। राहु वहां प्लेस है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में तो आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र भी कोई बहुत भारी लेवल का ये सत्ता पक्ष करेगी जरूर। अरविंद केजरीवाल जी को उसमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं लेकिन आता हूं आम आदमी। एक सेकंड, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है? अभी बिल्कुल, अरे मैं और बिल्कुल 100% बन रही है, 100%। 100% अरविंद केजरीवाल सरकार बना रहे दिल्ली में? जी। ओके, अब आप आम आदमी पार्टी बता रहे थे। हाँ, ये है आम आदमी पार्टी की कुंडली। आम आदमी पार्टी जो फॉर्म हुई थी 26 नवंबर 2012 को, सोमवार का दिन था। लगभग 11:59:50 हमने लिया है। मकर लगन की कुंडली है। इनके चौथे घर में चंद्रमा है, 5वें घर में केतु बृहस्पति है, और 10वां घर बहुत बली है इनका, जिसमें बुध है, शनि है उच्च का, और शुक्र अपनी राशि का, मूल त्रिकोण राशि का, और सूर्य और राहु इनके 11वें भाव में, और मंगल इनका जो है 12वें भाव में है। तो लग्नेश इनका उच्च का है 10वें भाव में। ये पार्टी बड़ी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और 10वें घर का स्वामी भी 10वें घर में है। अब इनकी जो वर्तमान में दशा है, आपको पता है मैं अपने प्रोग्राम की हर चीजों को याद रखता हूं थोड़ा थोड़ा, कब मैंने क्या कहा, मुझे डेट जरूर याद ना हो,
लेकिन मुझे ये याद होता है कि मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने दिसंबर के आसपास के महीने में ये कह दिया था, दिसंबर में या नवंबर में मैंने कहा था कि अरविंद, हाँ, जब ये सॉरी ये सत्येंद्र जैन छूटे थे, मनीष सिसोदिया आए थे, तो मैंने कहा था कि उस दौरान भी मैंने हिंट दे दिया था कि आम आदमी की पार्टी की सरकार बन जाएगी फरवरी 2025 में। क्यों? क्योंकि देखो उनकी अच्छी दशा शुरू हुई थी, तो तभी देखिए, ये पार्टी की कुंडली डिस्कस कर रहा हूं दर्शकों में, जब पार्टी की अच्छी दशा शुरू हुई तो धीरे धीरे करके उसके सारे बड़े नेता जेल से बाहर आ गए। भाई मेरे अच्छे घर में मेरे साथ लड़ने वाले मेरे सारे सेनापति, मेरे सब कुछ अब फील्ड में है, ठीक है। तो वो ग्रह, पार्टी की कुंडली अच्छी थी। तो आप पार्टी की दशा बता देता हूं। पार्टी की शुक्र में, शनि में, चंद्र की दशा चल रही है इस समय, और चंद्रमा चौथे घर में और शुक्र और शनि 10वें घर में। ज्योतिष का कोई सिद्धांत, कोई ज्योतिष मतलब एलिमेंट्री नॉलेज रखने वाला भी ज्योतिषी ये कहेगा कि भैया ये तो सत्ता में आ रहा है, क्योंकि इतनी पावरफुल दशा जिसको 410 एक्सेस कहते हैं, दिस इज एक्सलेंट दशा फॉर कर्म वर्किंग, मतलब ग्रेट राइज के लिए अगर हम वर्किंग के लिए देखते तो ये, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है इसमें। हाँ, ये जवाब जरूर है कि जो शनि उनके नीच के हैं, हम लोग कैसे प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्जिन कहां लेते हैं चीजों का, प्रेडिक्शन को एक हाइप देने में और उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने में, वो मैं दर्शकों को समझा देता हूं। चूंकि शनि की महादशा उनकी है और बृहस्पति उनकी कुंडली में ज्यादा अच्छा ग्रह है, क्योंकि सिंह लगन के लिए बृहस्पति मित्र ग्रह है, और शनि जो है सिंह लगन के लिए शत्रु ग्रह भी है। शत्रु मतलब इससे पिता और पुत्र की लड़ाई, वैचारिक लड़ाई थी, कि सूर्य के पुत्र है ना शनिदेव, भगवान सूर्य के पुत्र हैं, तो इसीलिए चूंकि उनका शनि नीच का है और फरवरी मार्च में वो चेंज होने जा रहा है और खराब घर में जा रहा है, तो उसको, उस चीज को मैं माइंड में जरूर रखूंगा प्रेडिक्शन करते समय कि भाई इसका कितना डैमेज करेगा। तो इसका डैमेज ये करेगा कि जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको पिछले चुनावों में मिली थी, 67, 62, 63, ऐसी सफलता तो नहीं मिलेगी, ऐसी इतनी सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन आपकी मेजोरिटी आती है, आपकी सरकार बनती है, और अरविंद जी को अपनी सेहत का और अपने खिलाफ होने वाली षड्यंत्र का जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी आज का विषय है। ठीक है, बड़ी आपने बड़ी महत्वपूर्ण आज बात बता दी, क्योंकि इतना घमासान मचा हुआ है ना, जो है प्रधानमंत्री जी को पॉडकास्ट करना पड़ गया कल, मतलब वो चुनाव से पहले करते, अब से चुनाव से पहले वो क्या करते थे, वो मंदिर में चले जाते थे, कहीं दर्शन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, 30-40 कैमरे उन पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात कही, आप बहुत कहते थे उनसे कि कमेंट करते थे आप, आपकी बात पहुंच गई होगी वहां तक कि ये अपने आप को भगवान कहते हैं। तो कल उन्होंने उस पॉडकास्ट में ये स्वीकार कर लिया कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं कोई देवता तो नहीं हूँ। तो राजीव जी, मतलब अब तो ये मानेंगे, आप देखिए उम्र के 75वें साल में चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो सच बोलने लगता है। तो अब तो आप खुश होंगे ना कि कम तो उन्होंने कह दिया कि मैं देवता नहीं। मैं अभी एक जी, अब मैं कहने वाला हूँ उनको, पहले दर्शकों में बता देता हूँ कि मोदी जी ने आपका दिल्ली का चुनाव कहां से शुरू किया? आपदा। उन्होंने आपदा आपदा कहना शुरू कर दिया। पहले दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, हम चूंकि यूपी वाले हैं तो थोड़ा हिंदी में कमांड ठीक ठाक सा है। आपदा और विपदा में क्या फर्क है? आपदा को अंग्रेजी में नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं वो आपदा कहलाती हैं, और विपदा होती है हमारी जो मनुष्य के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग्स जो होती हैं, जैसे आप जुए में हार गए, बीमार पड़ गए, या कोई और चोरी हो गई, ये ऐसे ना, ये विपदा कहलाती हैं। तो उस पे भी मैं बोलने वाला हूं कि आपदा कौन है। मोदी जी तो किसको आपदा कह रहे थे? तो पहले तो जो मोदी जी के अंदर जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जो पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, दरअसल 400 पार का सपना टूटने के बाद मोदी जी का देवत्व खत्म हो गया। 400 पार का सपना टूटने के बाद देवत्व उनका, भगवान कहां से खत्म हो, भगवान धरातल पे आ गए वो 400 पार का नारा टूटने के बाद। उसके बाद बेचारों को, उनको अब ये रियलाइज हुआ कि ट्रंप ने भी उनको शायद इनविटेशन नहीं भेजा है अपनी सेरेमनी के लिए, तो उनको लगा कि भाई मैं साधारण आदमी हूं, अगर मैं भगवान होता तो ट्रंप भी बुलाते मुझे। तो इसलिए मोदी जी के अंदर, हाँ, तो वो मोदी जी के अंदर बेचारे इस वजह से वो दुखी हैं, और दुखी होकर उन्होंने मान लिया कि भैया मैं असाधारण आदमी, बेशक मोदी मीडिया उनको भगवान बनाता रहे तो वो तो चलता है।
आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले देखिए, मोदी जी की जब शुरुआत हुई है हमारे दिल्ली में जब आया, क्योंकि बहुत अच्छी एक मैंने कंपैरिजन पढ़ा था, अरविंद केजरीवाल का राइज पॉलिटिक्स में आना और मोदी जी का टाइमिंग बराबर बराबर सी है। 13 और 14 में, 2013-14 का है वो, जो अन्ना जी का आंदोलन। तो मोदी जी की जो सरकार है वो बेसिकली फेक न्यूज के बेस पर बनी है। फेक न्यूज, फेक न्यूज क्या थी? वो जो विनोद राय जी ने जो है 2G स्कैम और कोयला घोटाला, उसमें जो जितनी फिगरें जीरो जोड़ जोड़ करके बनाई, जो माहौल तैयार किया था, उससे एक आंदोलन खड़ा हुआ। उसमें गोदी मीडिया पूरी शामिल थी और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट और भी थे। आपके आर.के. सिंह उस समय होम सेक्रेटरी थे, और जिसमें आज आपको पता है 1 लाख से ज्यादा आदमी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, गेट तक। तो इतनी भीड़ कैसे गई? क्योंकि इसका मतलब है मनमोहन सिंह जी हमारे बेचारे सीधे साधे एक डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने प्रदर्शन होने के लिए इतना अलाउ किया लोगों को, अपने फोर्सेस को कंट्रोल किया। उसकी वजह से, और फिर गोदी मीडिया कॉर्पोरेट के द्वारा जो है सारा षड्यंत्र रचा गया, आरएसएस का भी था, एक आंदोलन खड़ा किया गया और अन्ना, फिर अन्ना से वो निकले वो। लेकिन आज कहाँ है अन्ना? तो ये सब करेक्टर थे, ये जो मोदी जी के सारे बेसिकली जैसे रावण के 10 चेहरे होते ना, तो इसी तरह से विनोद राय, आर.के. सिंह, अन्ना, और ये सब 10 चेहरे ही थे मोदी जी के। तो विपदा तो उस समय आई है भारत के ऊपर जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे। मैं सॉरी, आपका, मैं आज नरेंद्र मोदी जी को चाहूंगा कि मेरा प्रोग्राम ध्यान से बैठ के सुने, जैसे वो इंटरव्यू देते 2-2 घंटे, मेरा प्रोग्राम जरूर सुने। तो मैं बताता हूं, मोदी जी आप जब आए थे तो दरअसल आपदा तो तभी दिल्ली में आई थी। उसका कारण है कि मोदी जी ने 26 मई, ये दर्शकों इसलिए बता रहा हूं, मैंने सब तैयार करके आया हूं, ये ओथ है मोदी जी की, सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को लिए कह रहे थे ना कि दिल्ली में आपदा आई हुई है। तो मोदी जी दिल्ली में एंट्री मारते हैं 26 मई 2014 को, सोमवार का दिन, शाम को 6 बज के कुछ मिनट में उन्होंने शपथ ली थी। तुला लगन की कुंडली थी, शनि राहु लगन में बैठे थे। करेक्टर वहीं पता लग गया था कि दुष्ट करेक्टर के आज शासक आ रहा है। और इसमें 7वें भाव में शुक्र, केतु और चंद्रमा। तो मतलब केतु, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा याद रखें, ये ग्लैमर का ग्रह है, ग्लैमर का ग्रह है। और मतलब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, जितने भी ग्लैमर की फील्ड है, उसके लिए वीनस और मून का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। और शनि इसको देख, मेरी शुक्र की महादशा चल रही है, तो लोग मेरे लिए यही कहते हैं कि ग्लैमर वाला बहुत चल रहा है। तो वाकई में 4PM म्यूजिक लॉन्च कर दिया। और आज मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा आजकल कुछ एक दो बड़े डायरेक्टर की थोड़ी सी बटरिंग कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा डायरेक्शन सिखा दो। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक छोटी लघु फिल्म एक डायरेक्ट भी करूँ। तो ये सब शायद शुक्र का ही होता होगा राजीव जी। जी बिल्कुल, आप मेरे को देख लीजिए, मेरा भी है, मेरा शुक्र का लगन है। तो आप देखिए इस एज में भी मैं, एक चेहरे पे लालमी है, सब कुछ है, वो पूरा वो आपको। और 6 फुट के हाइट, और दूसरा आपका जलवा। देश के सारे राजनेता, जहां जिस पार्टी में जाता हूँ, राजीव जी का चर्चा। तो आपका तो शुक्र मुझसे भी बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब मैं तो मेरी फोटो वोटो लोग सेल्फी लेते हैं, आपकी तो और दीवानगी ज्यादा मुझसे। जी जी, तो उसमें मैं बताना चाह रहा था कि देखिए खतरनाक कुंडली है इसलिए, क्योंकि इसमें मैं वो भी चर्चा करूंगा कि शीशमहल और राजमहल वाली भी कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है। तो देखिए इसमें शुक्र चंद्रमा इकट्ठे हैं, साथ में शनि राहु केतु के बीच में, और शनि भी इसमें जो है इसको देख रहा है। इनके जिस लगन में मोदी जी ने शपथ ली है, उसमें बता रहा हूं, सूर्य उनका 8वें घर में था, बृहस्पति और बुध उस समय आपके क्या नाम है 9वें घर में थे, और मंगल जो है 12वें भाव में था। 12वें भाव का मंगल चौथी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा था, छठवें और 6वें घर को 8वीं दृष्टि से देख रहा था। तीसरा घर होता है पड़ोसी देश का, मुल्कों का। इन्होंने जितने पड़ोसी देश के मुल्क के लोगों को अपने यहाँ शपथ में बुलाया था, वो सबसे दुश्मनी हो चुकी है। क्योंकि मंगल की दृष्टि अगर जाएगी तो 12वें घर से, तो उसका मतलब झगड़ा, मतलब संबंध टूट जाएंगे किसी से, क्योंकि मित्रता के हाउस, दर्शकों, तीसरा घर और 11वां भाव मित्रता का माना जाता है। 12वां घर होता है लॉस का। दुनिया में किसी भी प्रकार के आपके जीवन में लॉस होते हैं, वो हमेशा 12वें घर से है। तो 12वें घर से अगर दृष्टि से वो तीसरे घर का संबंध बना है, इसका मतलब मित्र का नुकसान होने वाला है। ठीक है। और मित्र कौन? अब देश के लिए क्या माना जाएगा? आपके फ्रेंडली कंट्रीज। तो इसीलिए मोदी जी
विदेश नीति में भी फेल हो गए, सब कुछ हो गए। और शनि जो है कारक होता है आपका फार्मर्स का, देश की जनता का, और मून होता है हमारा हैप्पीनेस का। तो आपदा इसलिए आई कि आप देखिए कि जैसे ही मोदी जी आते हैं, प्रकृति देखिए, हम लोग आप लोगों को मंडे एस्ट्रोलॉजी की मैंने आप लोगों को हमेशा किताब दिखाई है, मंडे एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत हैं कि प्रकृति इसका एक सब्जेक्ट शकुन शास्त्र भी है, जिसमें होता है ना कि आकाशी में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जहां से कोई इंटरप्रिटेशन की जा सकती थी कि भाई कुछ सुख की घटना घटने, और जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है ना, या आपको छींक आ जाती है, कहीं आप शुभ काम करने जा रहे हो, ये शकुन शास्त्र का एक सब्जेक्ट है, डिटेल सब्जेक्ट है, अलग ही विधा है वो। तो मोदी जी जब आए तो 2 दिन के बाद ही भयंकर तूफान आता है दिल्ली में। इसलिए दिल्ली वासियों मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आप जानिए कि आपदा कौन था, मोदी या अरविंद केजरीवाल। मोदी जब आते हैं तो 100 से ज्यादा पेड़ जो है उखड़े थे, 100 से ज्यादा पेड़ उखड़े थे आंधी में, और 15-16 लोग मरे थे। तो पेड़ उखड़ना, वृक्ष जो है हमारे देश में सुख समृद्धि सौहार्द का और रक्षा का प्रतीक माना गया है। वृक्ष क्या है? सुख समृद्धि सौहार्द, छाया देता सबको। उसका उखड़ना, इसका सांकेतिक यह है कि कोई शासक ऐसा आने वाला है जो सिस्टम का तहस नहस कर देगा, और एग्जैक्टली देखिए वही हो रहा है पूरा। उसके बाद इतना ही नहीं, फरवरी और जून के दूसरे 3 या 4 जून को गोपीनाथ मुंडे मर गए। तो गोपीनाथ मुंडे भी मरे। अब गोपीनाथ मुंडे के बाद में आपको पता है कि जब ये मोदी जी की सरकार कैसे बनी थी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी एक सदन के वो नेता थे, एक सदन के वो नेता थे। उसमें खूब हल्ला किया, मेहनत उनकी थी, लेकिन परमात्मा ने देखो मोदी जी, मैं सिलसिलेवार बता देता हूं क्योंकि चीजें छूट ना जाएं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपदा विपदा का फर्क क्या है। मोदी जी कह रहे होंगे अब तो मैं देवता से इंसान बन गया, तब भी ये आदमी मेरे को छोड़ नहीं रहा पीछा। जी जी हाँ, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जी जो है सबसे पहले तो आपदा बने किसके लिए, शकुन। हाँ, मैं बता रहा था कि जब पेड़ उखड़ गए, 15-20 लोग मरे। जून के पहले हफ्ते में कैबिनेट मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की अचानक डेथ हुई थी। उस समय पार्टी में मैं गया था और राहुल गांधी मेरे सामने ही आए थे, मैंने देखा था उस समय। और शकुन शास्त्र के अनुसार पेड़ों का उखड़ना, लोगों का मरना, तूफान आना एक अशुभ संकेत माना गया है, जिसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन सिस्टम, जिसमें सिस्टम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसेज, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, नौकरशाही, मीडिया का ध्वस्त होना, अर्थव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाना, महामारी, दुर्घटना के द्वारा लोगों का मरना, दुख पाना माना गया है। हरा भरा पेड़ संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली, रक्षा, सौहार्द का प्रतीक माना गया है। मोदी आपदा बने अपने संस्थापक नेताओं के लिए भी। आडवाणी जी को और जोशी जी को उन्होंने भेज दिया, धकेल दिया। नोटबंदी लागू करके मोदी जी आपदा बने देश के लिए। कृषि कानून ला करके किसानों के लिए आपदा बने, और जीएसटी ला के आपदा बने। और उस किसानों का आंदोलन बेचारा ना, इतने तीखी सर्दी, गर्मी, बरसात में 1 साल आंदोलन चला। 700 लोगों के मरने, किसानों के मरने के लिए भी आपदा बने, उनके परिवार के लिए आपदा बने मोदी जी। स्टूडेंट्स के लिए आपदा बने, महिलाओं और खिलाड़ियों के अपमान के लिए मोदी जी आपदा बने। आज तक कभी किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। अभी तो वो एक नेताजी ने तो वो गाल और उसकी जाने क्या क्या बात करने लगे वो दिल्ली के, मतलब उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं। पार्लियामेंट में मुसलमानों की मतलब प्रियंका गांधी के गालों की बात कर रहे हैं। कितना घिनौना आदमी है, मतलब कितना घिनौना आदमी है, कितना लो आईक्यू का आदमी है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका नेता भी उतना ही लो आईक्यू का है, तभी तो ऐसे लोगों को वो झेल रहा है और उनको प्रमोट कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के लिए आपदा बने। इन्होंने लाठियां बरसाई थी, जेएनयू में लाठियां बरसाई थी इन्होंने। आपका जो कौन सी है दिल्ली की, वो जो यूनिवर्सिटी है जामिया में। प्रेस की फ्रीडम के लिए आपदा मोदी जी। आपको पता है फ्रीडम ऑफ इंडेक्स में, प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स में भारत 160 नंबर पे है दुनिया पे, 160 नंबर पे। पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई हमारी, हम पासपोर्ट में सबसे खराब होता चला, क्योंकि हाँ बिल्कुल, जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मोदी जी आपदा है कि कोई ट्वीट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका इंटरव्यू देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, तो जब अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे थे
कि इतनी हालत खराब है कि कोई आदमी अपना विचार भी व्यक्त नहीं कर सकता है, तुरंत जो है उस पर पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। आप झूठे डिफेमेशन केस डाल देते हो लोगों के लिए। ये सब जो है आप कर रहे हो, तो आप आपदा ही तो हो कि हमने स्वतंत्रता किस लिए मिली थी संजय जी, हमें समझ में नहीं आता। स्वतंत्रता का मायना लोगों को समझना चाहिए भाई। ये सब खाना पीना लॉ एंड ऑर्डर ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी था आपके पास में। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी आपके पास में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी। वो सबसे बड़ी चीज है। मैं क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, मेरी क्या जाति है, क्या बराती है, क्या लेना देना सरकार का इससे। लेकिन वो आपने खो दी है तो उसका मतलब है रियल गई वापस आपकी आपका इंडिपेंडेंस। तो वो आपदा है आप। अच्छा, फिर उसके बाद संवैधानिक संस्थाओं के लिए आप आपदा बने, ईमानदार ऑफिसर्स जजेस के लिए भी आपदा है महेंद्र है। तो उसमें अरविंद जी को सुना, आपके पूरा सुना है मैंने आपका इंटरव्यू, तो उसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी डरे हुए हैं, तो आप उनके लिए भी आपदा है। कितनी बड़ी बात कर दी। गरीब दलित आदिवासी वर्गों के लोगों के लिए भी आपदा है। कोई आपकी सरकार में कोई आपका नेता जो है दलित के मुंह में पेशाब कर देता है, कोई आपकी सरकार में कोई स्त्री को निवस्त्र करके पूरी छत्तीसगढ़ में पत्रकार को मारकर सेप्टिक टैंक में दफना दिया। कल एक और पत्रकार पे हमला हुआ जहां भाजपा शासित राज्य है, हम मीडिया को इस तरह हत्या की जा रही है पत्रकारों की। बिल्कुल। और इसी तरह यूपी की एक ट्रेन में वो बुजुर्ग दंपत्ति के ऊपर भी वहां ट्रेन के डब्बे में पेशाब कर दी किसी ने, और वो मणिपुर में वो निवस्त्र करके उस लेडी को बेचारी को घुमाया गया, और कितने जघन्य अपराध रेप के हो रहे हैं आपका। तो आप आपदा महिलाओं के लिए भी है, आप परिवार के लिए पूरे आपदा है। और गरीब दलित आदिवासियों की मैंने बात की। इसके अलावा देश में टॉलरेंस, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम के लिए भी आपदा है। मैं आपदा बता रहा हूं क्योंकि जो अचानक चीज आगे टपक जाती है, क्योंकि मोदी जी का खुद का कैलिबर नहीं था। मैं दर्शकों आपको बताते तो पूरे होशोबाज के साथ कह रहा हूं, मोदी जी के अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था जो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। एक फेक नैरेटिव से वो एक माहौल जो क्रिएट किया उसमें वो चुनाव जीत के आ गए, क्योंकि जनता को अल्टरनेटिव चाहिए था। और उसमें उन्होंने जितनी बातें की उसमें वो सब फेल हो चुके हैं। उस समय का रुपया कितने डॉलर के बराबर, कितने $1 कितने रुपए के बराबर था, और आज तुलना कर लो तो मोदी जी वहां फेल हो गए। उस समय जीडीपी क्या थी, आज क्या जीडीपी, आप फेल हो गए। उस समय बेरोजगारी क्या थी, आप क्या देखिए। गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है, अगर आप इकोनॉमी में फेल तो सब जगह फेल, बेकार। लॉ एंड ऑर्डर में तो फेल है ही आप, क्योंकि तभी तो आप मस्जिदों को खुदवा कर मंदिर ढूंढ रहे फिर रहे। अरे यार, अपने मंदिर जो है उनको तो संभाल लो पहले, उनमें तो वो लोग जा नहीं पा रहे हैं। उसमें तो भगदड़ में लोग मर जाते हैं, बताइए। वो अभी तिरुपति बालाजी में ये लोग मर गए। तो अच्छा, उसके बाद सहयोगी दलों के लिए भी आपदा है महाराज। सहयोगी दलों के लिए कैसे आपदा कि जो उनसे जुड़ा वो बर्बाद हो गया। दुष्यंत चौटाला कहां गए पता नहीं, मायावती कहां है पता नहीं, अकाली दल, शिवसेना का क्या हाल कर दिया, अकाली दल का क्या हाल कर दिया, नवीन पटनायक का बेचारा का क्या हाल कर दिया। तो ये आप आपदा उन लोगों के हैं। लाइन में है, नीतीश कुमार लाइन में है अभी, और नीतीश कुमार तो अधमरे तो बैठे, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, वो अपना मानसिक संतुलन ऐसा खो बैठे हैं। कई बार तो वो 2-3 बार तो हमने टीवी में देखा पैर छूने लग गए इनके, तो वो उनका तो माइंड का वो ऑफ हो गया, मतलब उनको डिमेंशिया टाइप की कुछ बीमारी हो गई होगी। तो और जगन रेड्डी का, सो आप देखो जो आपसे जुड़ा, तो अब यही हाल चंद्रशेखर का है। वो एक एमपी जुड़ा हुआ उनको, और वो अभी चरण सिंह जी का ग्रैंडसन, वो भी, उसका भी यही हाल होने वाला है। चिराग पासवान का भी यही हाल होने वाला है। सबका हाल अभी यही होने वाला है। और फंसेंगे तो वो आपके नायडू साहब भी। विदेश नीति के लिए आप आपदा है। विदेश नीति के लिए कौन सी विदेश नीति जिसमें आप सारे पड़ोस के मुल्कों से आप संबंध बिगाड़ बैठे। भाई किसी फिलोसफर के और किसी बड़े पॉलिटिशियन की बात थी ना, भाई आप क्या नाम है, आप अपना एनिमी जो है से तो बच सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी को छोड़ करके, क्या कोई कहावत सी थी ना कि जिसमें पड़ोसी नहीं आप बदला, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो और इसके अलावा आप आपदा ऐसी है कि आप कनाडा से लेके अमेरिका से लेके सबसे आप भिड़ गए। आप, इसका कारण रहा है कि अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको इनविटेशन नहीं भेजा, इसका अर्थ यह है कि आपके एक बड़े उद्योगपति के ऊपर वहां पर एक केस दर्ज हो गया, आपकी देश की साख गिरी है। ये देखिए, इनविटेशन जो है व्यक्ति का नहीं होता, देश की साख से जुड़ा हुआ होता है। 60 देशों के से ज्यादा
कल उसी पॉडकास्ट में कह रहे थे कि अमेरिका ने एक बार मेरे को वीजा देने को मना कर दिया। मैंने कहा देश की साख है, यानी समझ में आ गया उनको कि अमेरिका नो लिफ्ट। कितने कह दो आपकी बात ट्रम्प सरकार, लेकिन चचा ट्रम्प ने सही नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, चचा ट्रम्प तो अभी गर्दन पकड़ने वाला है। और चचा ट्रम्प का जो भतीजा नया भतीजा बना है ना, एलन मस्क, वो अभी हाँ नया भतीजा है उनका। वो और मुसीबत कर रहा है। वो कह रहा है यहाँ सैटेलाइट लिंक दे दी, स्पेस चाहिए। अंबानी जी बेचारे के वहां पे धनिया बेचेंगे। अगर वो जियो को खत्म करके वो मस्क की कंपनी आ जाएगी तो बेचारे अंबानी जी क्या करेंगे वहां? मतलब भाई उसका टारगेट यही है कि भारत के दोनों कॉर्पोरेट हाउस को खत्म करके अपना कॉर्पोरेट वर्चस्व जो है देश में स्थापित करने का। वो बहुत ही तेज तर्रार आदमी दिखाई देता है। वो कनाडा के पीएम को धमका रहा है, वो जर्मनी के पीएम को धमका रहा है, वो इंग्लैंड के पीएम को धमका रहा है। वो उसकी दादागिरी अच्छी चल रही है। राजीव जी जरा उसकी जन्मपति मालूम करिए, एलन मस्क की जन्मपति मालूम की जाए। हाँ जरूर पता करूंगा। और हाँ अच्छा, मैं आ रहा था, अब इकोनॉमी के लिए भी सबसे बड़ी आपदा है ये जो है मोदी जी, वो हम देख चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये आपदा जो है विपदा में क्यों बदल गई। अब विपदा बदल गई क्यों? लगातार आपदा जब रहती है तो लोगों को दुख होने लगता है। तो ये है खराब जीडीपी। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंसीडर करें तो और ज्यादा खराब स्थिति हो चुकी है। 6.4 तो सरकार ने मान लिया। ये बल्कि आपके तो अरुण जी बहुत एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की मैं इंटरव्यू सुनता रहता, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो कहा था भारत की जीडीपी 9वें नंबर पर है अगर एक्चुअल आंकड़े लिए जाएंगे तो। मेरे साथ ही 14 पे उन्होंने हाँ, एफआईज ने लाखों करोड़ रुपए अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप होता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट के पेमेंट के कारण फॉरेन रिजर्व घट रहा है, महंगाई चरम सीमा पर। प्रत्येक वस्तु और सर्विसेज पर आप जीएसटी की दरें बढ़ने से मिडिल क्लास परेशान है। मतलब आप पॉपकॉर्न में भी नमकीन और मीठे वाले पर भी अलग अलग टैक्स लगा रहे हो। कंजम्पशन पावर, इसके मिडिल क्लास की कंजम्पशन पावर घटती जा रही है, वो कर्ज में डूब रहा है। आजाद भारत में संजय जी पहली बार हुआ है कि गोल्ड लोन इतनी भारी मात्रा में लिया जा रहा है और उसमें भी डिफॉल्ट होने लगे हैं। और आपको सबको हमको जानकारी होनी चाहिए, इंसान गोल्ड लोन कब लेता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब बैंक से उसको पास, जब उसको बैंक से कहीं घर का कर्जा है, किस्त देनी है, स्कूल की बच्चों की पढ़ाई करनी है, कहीं लोन नहीं मिल रहा है तो सोना रखता है आदमी, तब रखता है। तो उसमें भी डिफॉल्ट होना शुरू हो गया। मैंने अखबार में पढ़ा था, अडानी कांड के कारण भारत की साख गिरी है। कई बड़े बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के अब लोन देने से भारत के कॉर्पोरेट को घबरा रहे हैं। सेबी चीफ के कंडक्ट के कारण एफआईज का रेगुलेटरी बॉडी पर विश्वास उठ गया है। उनका मानना है कि इस देश में भारी मात्रा में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन होता है, इसलिए वो भारी मात्रा में विड्रॉल कर रहे हैं। आज भारत के सभी पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो चुके हैं। चाइना ने भी अभी हाल ही में, आपके गोदी मीडिया तो द्वारा जोर से संबंध अच्छे होने की जो अक्टूबर के महीने में न्यूज हेडलाइंस बनाई जा रही थी, वो दिखा दिया कि चाइना ने तो आपके क्षेत्र में अपना तहसील बना दी है। वो अभी रिसेंटली न्यूज आई। देश के मिडिल क्लास ने भारी मात्रा में एसआईपी के द्वारा स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो लगातार घटती जा रही है। एसबीआई सहित समस्त बैंकों का खराब हालत है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स की वजह से भ्रामक पिक्चर दे रहा है। हकीकत यह है कि संजय जी, स्टॉक्स जो है 2008 के भाव के से भी नीचे जा चुके हैं। इस तरह की स्थिति है। तो आज मैंने इसलिए डिटेल में बताई कि आपदा जो है दरअसल कौन है। दर्शक खुद आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, एक चचा के बारे में भी कह देता हूं। चचा जो हमारे ट्रम्प साहब आ रहे हैं, मोदी जी के कुंभ के मेले के भाई है। वो पहले कहा गया था कुंभ के मेले में बिछड़ जाते ना, तो मोदी जी की तरह वो भी कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं ऊट पटांग। अभी जो यूएस में जो फायर मतलब वाइल्ड फायर हुई है, आग लगी, हाँ, वो आप सोचिए कि वो प्रकृति संकेत देती है। देखो, हमने आपको बताया मंडे एस्ट्रोलॉजी की किताब दिखाई थी। प्रकृति संकेत देती है कि शासक जो आ रहा है उसका संकेत देगी कि ऐसा दुनिया ये आपके साथ क्या करने जा रहा है। तो प्रकृति ने इतनी बड़ी की कि मतलब हिस्ट्री की लॉस एंजल्स में जो है हिस्ट्री की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर हुई है, जिसमें कई आपके हॉलीवुड के स्टार्स के मकान जल गए। तो ये नेचर की चेतावनी है अमेरिकन को और दुनिया को कि ये आदमी देश और दुनिया में इसी तरह जगह जगह आग लगाने की बात करेगा, दुनिया को डीस्टेबलाइज करेगा। क्यों? उसने आते से कह दिया कि कनाडा मेरा 51वां स्टेट है, वो ग्रीनलैंड खरीद लेगा। आती आग लगाना शुरू कर दिया।
तो ये प्रकृति ने संकेत दिया है। तो इस तरह से हम लोग ज्योतिष में ये देखते हैं कि जब भी कोई शासक ओथ लेने जा रहा है तो क्या हमारे चेंजेस क्या आ रहे हैं नेचर में। तो इस तरह से राजीव जी, मैं आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। मैं कुंभ पे भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन वो अगले एपिसोड में करूंगा, चूंकि आज की तबीयत ठीक नहीं है, टाइम भी हो गया है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, सवाल क्या करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 जनवरी है ना प्रियंका गांधी का जन्मदिन? जी 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 आज जी उनका जी जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका जी। और अच्छा लगता है संसद में एक महिला होके, बड़ी मुखर होके बोलती हैं वो। और आपने तो प्रियंका गांधी के बारे में कई बार बताया भी है, आपने भविष्यवाणी करी थी कि वो संसद में आएंगी और बड़ा मुखर होके बोलेंगी। तो आज जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ में स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है आज। विवेकानंद जी जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नया संदेश दिया और इस देश के नौजवानों को सिखाया कि जीवन कैसे होता है, उनका भी आज जन्मदिन है। तो मैं आज ये पूछना चाहूंगा राजीव जी, प्रियंका जी आज जीवन के 1 वर्ष को और पूरा कर रही हैं। संसद में हमने उनका ओजस्वी भाषण सुना, बहुत ज्यादा चार्म है उनके लोगों का उनके प्रति। अपनी दादी जैसी दिखती हैं, विनम्र हैं, व्यवहार कुशल हैं, बोलती बहुत अच्छा है, टीम को बना के रखती हैं और एक अपील है उन जनमानस को अपने साथ जोड़ने की। तो क्या लगता है कि जो नया साल शुरू हो रहा है प्रियंका गांधी का, ये उनके जीवन में कैसा साल है? जरा आप उनकी अगर जन्म पत्री को देख के प्रियंका गांधी का भविष्य बता सके तो मैं आभारी। जी जी बिल्कुल। पहली बात मैं बताता हूँ, जो मैंने पहले कहा था, मैंने 9 जुलाई का प्रोग्राम था, और तो सबसे बड़ी बात है मुझे मैंने आप लोगों के 2-3 बार पिछले प्रोग्राम में कहा है कि ये जब बोलेंगी संसद में, उनके पहली स्पीच से पहले बोल रखा था आपके प्रोग्राम में कि जब ये बोलेंगी तो लोग सुषमा स्वराज और इन जैसे ओरेटर जो अच्छी लेडीज हुई हैं हमारी संसद में, उनको लोग भूलना शुरू कर जाएं। तो देखिए पहली स्पीच में इंपैक्ट कितना बड़ा गया, कितना शालीनता के साथ उनका स्पीच था। तो उसमें एक लाइन से दर्शक, मेरे दर्शक जो है, आप लोगों के दर्शक, दुनिया के लोग समझ जाएं संदेश क्या था। उन्होंने ये कहा कि ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा समय नहीं रहा है। लास्ट में कंक्लूड करते समय बोला, दर्शकों बता दे तो फिर एक हिंदी के शब्द आ जाए जैसे आपदा विपदा, समझा दी मैंने। कायर और डरपोक में फर्क होता है। डरपोक तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। कायर जो है बेसिकली जो है डिक्टेटर होते हैं। जो डिक्टेटर होते हैं वो हमेशा कायर होंगे, और कायर आदमी हमेशा षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र करके जो है लोग अपने अपोनेंट्स को खत्म करने की कोशिश करता है। और उनकी फॉल्स, जैसे वो शीशमहल और राजमहल की जो मोदी जी उसको इमेज को खराब कर रहे हैं, तो इस तरह के निगेटिव टैक्टिक्स यूज करता है। वो सीधे सीधे लड़ नहीं सकता, तो वो इसलिए छद्म युद्ध कहते हैं। कायर मतलब छद्म युद्ध करने वाले बेसिकली कायर कहलाते हैं। तो वो कायर की बात उन्होंने कही। और ये देश की जनता, जैसे हमारे कायर को कहो इतिहास के हिसाब से कौन कहे जाएंगे? मुगल, लुटेरे, अंग्रेज और हमारी वर्तमान सरकार। देश की जनता मोदी सरकार के चरित्र को, उनके सहयोगियों को, गोदी मीडिया को, जो कंट्रोल्ड है कॉर्पोरेट के द्वारा, कॉर्पोरेट हाउसेस, स्पाइनलेस नौकरशाही जिसका डीएनए अंग्रेजों और मुगलों के शासन में देश के साथ गद्दारी करने वाला छेसा है, ये सब देश की जनता पहचान चुकी है। तो प्रियंका जी को सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रियंका जी आप से हमारी बातचीत भी हुई है, हम मिले भी हैं, तो हमने ये संसद में भी, तो हमने आपको भगवान करे बहुत दीर्घायु दे, लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और देश के लिए जिस मिशन के लिए आप आई हैं, देश की सेवा करने के लिए राजनीति में, उसको पूरा करें। और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन तो मैं कर ही चुका हूं। ये देखिए प्रियंका गांधी की हॉरोस्कोप है, और प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 बुधवार शाम का 5 बजे का जन्म है। पहले ही मैं बता चुका हूं, सूर्य की माता शुरू हो गई है, मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर है। जबरदस्त है ये साल जो है उनके लिए। ये साल तो बहुत अच्छा जाएगा संजय जी। एक मेरी छोटी सी, बाकी मैं प्रियंका की बारे में सब कुछ बता ही चुका हूं। ये इस साल में उनका जो है अपना मुंथा जो उनकी बार में घर में गई है, उसकी वजह से एक कोई थोड़े से इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र की साजिश जरूर रची जाएगी, जैसे इनको किसी तरह के लिटिगेशन में फंसाने की कोशिश हो। लेकिन
दर्शकों उसमें फिर एक करेक्शन करता हूँ, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, बार बार मेरी थोड़ी सी सांस टूट रही है क्योंकि खांसी होने की वजह से। तो आराम वो आराम आराम, आज आप मतलब सो वो लगा हाँ, तो वो जो है आपका लगन चार्ट अगर मजबूत है तो वर्षफल की घटना बहुत माइनर सी होती है। तो कोई किसी ने केस फाइल कर दिया या कोई एलिगेशन लगा दिया, इस तरह की छोटी मोटी घटना जरूर होगी। अन्यथा उनके लिए 18 जनवरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि उनकी 18 जनवरी से जो दशा शुरू हो रही है वो उसमें बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा भी शुरू हो रही है। तो बृहस्पति उनका वेल प्लेस है। तो इस तरह से प्रियंका गांधी के लिए बहुत अच्छा है। एक जो चलते चलते प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले उस पॉडकास्ट वाली एक बात को मैं बताता हूं। उन्होंने जब राहुल गांधी की ये बात की, ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है भैया, दर्शकों देख लो, कि उन ज्योतिषी से ये कह देना या उनके ऊपर कमेंट जरूर डालना उन पॉडकास्ट में, इनके लग्न का स्वामी 10वें घर में बैठा है। ये व्यक्ति जन्म से ही राजयोग लेके पैदा हुआ था। वो साधारण नहीं है जो आप ये कह रहे थे कि वो पार्षद को चुनाव भी नहीं जीत पाते। आज लोकसभा का अगर वो एलओपी बने हैं तो वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है, पूरी दुनिया भर में फॉलोइंग है, पूरी भारत की यात्रा कर ली उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा। क्या जबरदस्त स्टेमिना है, एक बेहद बेहतरीन इंसान है क्योंकि बृहस्पति सूर्य को देख रहा है, दया करुणा है उस व्यक्ति के अंदर। मैंने हर बार अपने प्रोग्राम में कहा, और साहसी बहुत है, क्योंकि जैसे प्रियंका की कुंडली में लगन पर सूर्य की मंगल की दृष्टि है। राजनीति के लिए 2 छत्री ग्रह अच्छे होने चाहिए। कोई भी राजनीति के लिए अगर कोई डिजायर रखता है ना, अगर आपका सूर्य मंगल अच्छा नहीं है तो आप राजनीति के लिए फेल है, भाग जाइए फिर आप। तो राहुल गांधी की कुंडली में चंद्रमा पर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि है, इसलिए राहुल गांधी मेंटली बहुत टफ है, घबराता ही नहीं। मतलब ये देखो, दर्शक दोबारा दिखा रहा हूं, आप देख लेना मेरे कहने गए, मंगल और सूर्य 9वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा उनके 3रे घर में देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। और प्रियंका गांधी बॉडी से, मतलब वो बोर्ड, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी पे मंगल और सूर्य की दृष्टि है। तो दोनों भाई बहन फियरलेस है और ऐसे ही लीडरशिप की जरूरत है, जिसकी वजह से हो सकता है देश के लिए, मैं आपको अभी बता देता हूं कि देश का फ्यूचर इस तरह की लीडरशिप अगर डेवलप होगी, आगे आएगी, और आप दर्शकों के लिए भी फायदा है कि आपको इस तरह की लीडरशिप भी आपके संविधान की रक्षा कर सकती है, देश को बचा सकती है। और बात चलते चलते ये कहूं कि ये कांग्रेस की जो है दिल्ली के इलेक्शन की बात आती है, कि बात बिल्कुल ठीक आपने कहा था, क्योंकि कांग्रेस की दशा जो है मार्च में शनि की बदल रही है, तब उनका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है अभी भी। लेकिन एक प्रेडिक्शन मैं पहले कर चुका हूं आपके पिछले प्रोग्राम में, मैंने कहा था उनका वर्षफल अच्छा है। तो इसका अर्थ यह है कि उनकी, जैसे अगर पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस थी, उससे अच्छी परफॉर्मेंस इस चुनाव में हो जाएगी। और चूंकि अरविंद की सीटें हमने बताया, उनकी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की माइनर सी कमजोरी के कारण उनकी हॉरोस्कोप में, तो कोई अल्टरनेट अगर में आएगा तो कांग्रेस की सीटें आती हैं। तो वो मतलब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि लास्ट परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की होने वाली है। इसके साथ मैं दर्शकों को क्षमा चाहूंगा, प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश कर। मैं अगले प्रोग्राम में डिटेल में कुंभ के ऊपर जरूर चर्चा करूंगा। और बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये थे राजीव नारायण जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, आपकी राय मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रखती। थैंक यू, शुक्रिया।